पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को। नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ अनुभवों को साझा करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज 18 मार्च है 2024। तो इसमें खास क्या है? खास ये है कि आज से 50 साल पहले आज ही के दिन बिहार में एक आंदोलन का अंकुर प्रस्फुटित हुआ था और बाद में उस आंदोलन ने पूरे देश को अपने आगोश में लिया। उसके आगाज का दिन था 18 मार्च 1974। उस दिन भी सोमवार था और समय लगभग यही था जो अभी का समय है, यानी दोपहर का समय 12 साढ़े 12। मैं उन दिनों स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। स्कूल में कुछ उड़ती सी खबर आ रही थी कि बाहर आंदोलन हो रहा है और टीन एज में प्रवेश करने वाला वो स्कूल का छात्र चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पाया और स्कूल से बाहर जब मैं घर लौट के आया तो मैंने देखा घर में थोड़ी परेशानी है। पिताजी बहुत परेशान थे। जब पता लगा कि आज जो आंदोलन हो रहा था उसके बारे में उन्हें जो जानकारी चाहिए वो उनके पास नहीं थी और जेपी के यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के काफ़ी निकट होने के चलते, निकट सहयोगी होने के चलते और साथ साथ निवास में हम लोगों का बिल्कुल एक बाउंड्री वॉल के आर पार था, तो जेपी बार बार इनके पास किसी को भेजते थे कि जाके पता करो निर्मल से बाहर की क्या सूचना है, बाहर क्या हो रहा है। और ये चिंतित थे क्योंकि इनके पास भी रेडियो और जो थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से आ रही थी, उसके अलावा कोई बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी। और मैंने बड़े उत्साह में कहा कि मैं आपको बताता हूँ बाहर क्या हो रहा है। और मैंने वो सारी घटना जो मैंने आंखों से देखी थी वो इन्हें बताई और ये तुरंत जेपी के पास गए और उन्हें जाके इन्होंने सारी घटनाएं बताई। कौतूहल और उत्साह में ये याद नहीं रहा कि मैं तो स्कूल में था तो मुझे जानकारी मिली कहाँ से। ये बाद में इस पूछा भी गया मुझसे और एक निश्चित सजा भी मिली उसके लिए मुझे। तो उस आंदोलन का जो अंकुर प्रस्फुटित हुआ था उसे मैंने देखा था और बाद में जैसा कि मैंने कहा पिताजी के जेपी के निकट सहयोगी होने के कारण उस छात्र आंदोलन को, जिसे लोग जेपी आंदोलन या 74 आंदोलन भी कहते हैं, बहुत निकट से देखने सन 1974 देश की स्थिति खराब हो चली थी। राजसत्ता को इसकी सुध लेने की फुर्सत नहीं थी। जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। सुधार के लिए सत्ता में उदासीनता देख जयप्रकाश जी ने उसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया। एक आंदोलन आकार लेने लगा और इसकी हृदय स्थली बनी बिहार। धीरे धीरे इस आंदोलन में राजनीति कर्म से जुड़े लोगों के साथ साथ समाजसेवी और साहित्यकर्मी भी शामिल होने लगे। आंदोलन का स्वरूप बड़ा होता देख निरंकुश सत्ता ने एक काले कानून से इसे रोकना चाहा। लड़ाई मुश्किल होती देख जेपी ने एक और आवाज़ लगाई। ये लड़ाई युवा शक्ति के बिना नहीं जीती जा सकती। देश के युवाओं आगे आओ। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को। जिसका जन्म ही सड़क पर होगा तो कहाँ से संस्कार बनेगा और उससे क्या आशा की जा सकती है? नहीं। तो अभी भी आशा है लोगों के ऊपर जो एकदम अंदर तह में जाकर के गांव का काम कर रहे हैं। 77 आते आते एक नई परिस्थिति बनी और गंगा यमुना को छोड़ करके जो तीसरी धारा 74 आंदोलन के युवक युवतियों में बनी, वह है निर्माण की ओर, रचना की ओर। संघर्ष और रचना एक ही सिक्के के दो। जयप्रकाश आंदोलन के कामों में
गांव में काम करने वाले में सबसे सशक्त संगठन मालूम पड़ता है। इसी समय राधा कृष्ण ने कहा कि जब तक युवा पीढ़ी नहीं आएगी और वो स्वयं गांव में नहीं जाएगी तो ये संगठन नहीं, गांव खड़ा नहीं हो सकेगा। उस आंदोलन को कई बार कई स्रोतों में सत्ता परिवर्तन का एक आंदोलन माना गया और उसकी सीमाओं को बहुत सीमित करने का प्रयास किया गया। जबकि उस आंदोलन को जब मैं विश्लेषित करता हूँ आज की तारीख में, तो मुझे लगता है कि आंदोलन एक त्रिवेणी थी, जिसकी एक धारा में यदि सत्ता परिवर्तन की बात थी तो दूसरी धारा व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा था और तीसरी धारा सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा था। और इसी कारण से उस आंदोलन से निकले लोग, यदि आपको आज कई राज्यों में और केंद्र में सत्ता पे काबिज मिलेंगे, तो दूसरी ओर बहुत सारे पत्रकार आज भी अपनी लेखनी से उस आंदोलन की अलग को जगा रहे हैं। और तीसरी धारा में वो लोग थे जिन्होंने आंदोलन के बाद गांव की राह पकड़ी और ग्राम निर्माण का काम, समाज निर्माण का काम, गांधी के रचनात्मक कार्य का बीड़ा उठाया और वो उस काम में लग गए। जो उस तरुणाई की आवाज़ को सुन के आए थे, जाग उठी तरुणाई है, कोई 70 पार है, कोई 80 पार है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जब मैंने अपने जीवन में अपने कैरियर को चुनने का समय आया 1986 में, तो बहुत स्पष्ट नहीं था कि मैं किस दिशा में जाऊंगा। कभी लगता था प्रशासनिक सेवा में जाना है, कभी लगता था शिक्षण के क्षेत्र में जाना है, कभी लगता था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है। और उसी समय हमारी मुलाकात राधा कृष्ण जी से हुई, डॉक्टर के.एस. राधा कृष्ण, जो जेपी के उस पूरे आंदोलन में एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहे थे और जेपी के काफ़ी निकट थे। उनसे मेरी मुलाकात जब दिल्ली में हुई तो उन्होंने मुझे सेवाग्राम वार्ता आने का एक निमंत्रण दिया। और जब मैं सेवाग्राम गया तो उसके बाद जो स्पष्टता मेरे दिमाग में आई कि ये जो आंदोलन की तीसरी धारा है, उससे जुड़े बहुत सारे लोग जो युवा थे, सही में युवा थे, और उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया था इस आंदोलन में। कोई मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के आ गया था, कोई कॉलेज छोड़ के आया था, कोई पेशा छोड़ के आ गया था, कोई अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपने मुख्य धारा को छोड़ के इस धारा में शामिल हुए। आंदोलन की उस तीसरी धारा को राधा कृष्ण जी का मार्गदर्शन मिल रहा था। मुझे वहाँ लगा कि शायद यही वो क्षेत्र है जिसमें मुझे काम करना चाहिए। तो आंदोलन की जो 3 धाराएं थी, शिक्षण, सेवा और संघर्ष, तो मैंने उसी दिन तय किया कि मैं सेवा और शिक्षण के कार्य में रहूँगा। इसलिए आज तकरीबन 37 साल के बाद उसी क्षेत्र में हूँ। शिक्षण का कार्य भी करता रहा हूँ, यदा कदा लेखनी भी उठाई है कुछ विषयों पर। लेकिन आज वो समय आ गया है जबकि हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। आने वाली पीढ़ी को, जिसने ना तो उस आंदोलन को देखा है, ना उसके अनुभवों को वो समझ पाएंगे ठीक से, उनको एक मार्गदर्शन दिया जाए, उन्हें एक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। और ये जिम्मेवारी तो हर उस व्यक्ति की है जो आज भी तरुण है, तरुणाई के वही गीत गाता है, पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तू।